एमकॉम ईएफएम फाइनल में पेपर 5वां मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सत्ता, अथॉरिटी। आज हम सत्ता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सत्ता क्या होती है, सत्ता के प्रकार कौन से होते हैं, सत्ता की विचारधाराएं अर्थात स्रोत क्या हैं और सत्ता के पालन करने के आधार क्या क्या हैं। सत्ता के बारे में हम लोग ये कहते हैं कि प्रत्येक संगठन उच्च और अधीनस्थों के मध्य संबंधों का एक औपचारिक ढांचा है। संपूर्ण संगठन के सफलतापूर्वक संचालन हेतु यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को सत्ता सौंपी जाए। बड़े संगठन में यह संभव नहीं होता कि एक ही व्यक्ति अनेक लोगों पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। यही कारण है कि सत्ता का प्रत्यायोजन संगठन के अन्य स्तरों पर भी कर दिया जाता है। अब हम सत्ता का अर्थ और परिभाषा पर चर्चा करेंगे। प्रशासनिक संगठन में अन्य व्यक्तियों से कर्तव्य पालन कराने की शक्ति या अधिकार को सत्ता कहा जाता है। हेनरी फेयल ने सत्ता के बारे में कहा कि आदेश देने का अधिकार तथा आज्ञा पालन कराने की शक्ति का नाम ही सत्ता है। सत्ता एक संगठन की केंद्रीय यंत्र रचना है जो कार्यपालिका को संपूर्ण ढांचे पर नियंत्रित स्थापित करने और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधीनस्थों को आज्ञा देने में सक्षम बनाता है। विद्वानों ने सत्ता की परिभाषा अलग अलग तरीके से की है। इसकी व्याख्या और परिभाषित करते समय प्रमुखतः निम्न 5 दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। पहला है परंपरागत या विधि संबंधी, दूसरा है स्थिति, तीसरा है कार्यात्मक, चौथा है व्यवहारवादी और 5वां है एकीकृत। अब हम लोग बारी बारी से इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है हमारा परंपरागत या विधि संबंधी। इस विचारधारा के अनुयायियों की मानता है कि संविधान या कानून और नियमों द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्णय लेने और उन निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए अपने अधीनस्थों को सुपुर्द करने की सत्ता सौंपता है। यह कानूनी या औपचारिक या वैधानिक सत्ता का आधार है। परंपरादी विचारकों के अनुसार जिन व्यक्तियों के हाथ में सत्ता रहती है वे कानूनी रूप से आज्ञा पालन करवाने की मांग के अधिकारी होते हैं और जिन्हें आज्ञाएं दी जाती है उनका कर्तव्य है कि वे उन प्राप्त आदेशों का पालन करें। दूसरा जो इसकी है आधार है वह है स्थिति, पोजीशन। कुछ लोगों का मानना है कि सत्ता संगठन में प्राप्त पद या स्थिति से जुड़ी होने के कारण स्थिति या पद से पहचानी जाती है। तीसरा जो हमारा है बिंदु है वह है कार्यात्मक। कार्यात्मक दृष्टिकोण के अनुसार सत्ता पर किसी का अधिकार नहीं होता है। उनके अनुसार सत्ता केवल किए जाने वाले किसी विशिष्ट कार्य में ही निहित होती है। सत्ता सदैव ही कार्य से संबंधित होती है और कार्य के साथ तैरती है। चौथा बिंदु है व्यवहारवादी। कानूनी और स्थिति वाले विचार सत्ता की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते हैं। दोनों ही दृष्टिकोण इस पक्ष की पूर्णतः अनदेखी करते हैं कि प्रशासनिक संगठन मानव समूह का ही नाम है। कार्यरत मनुष्यों के अनौपचारिक संबंधों के प्रभाव के कारण कानूनी और औपचारिक संबंधों में भी संशोधन हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रशासनिक संगठन में कानूनी या औपचारिक सत्ता का प्रयोग मानवीय संबंधों पर निर्भर करता है। जब हमें विदित हो जाता है कि कानून द्वारा अमुक प्रशासनिक सत्ता अमुक व्यक्ति को सौंप रखी है तो हमारे मस्तिष्क में उस व्यक्ति के प्रति अधीनस्थता का भाव जागृत हो जाता है। अब हमारा 5वां बिंदु है वह है एकीकृत विचारधारा। एकीकृत विचारधारा में ऊपर वर्णित चारों विचारधाराओं यथा परंपरागत, स्थिति, कार्यात्मक और व्यवहारवादी सम्मिलित हैं। फेयोल और कुछ अन्य विचारक इनके सम्मिश्रण में विचार रखते हैं। फेयोल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार तथा आज्ञा पालन कराने की शक्ति का नाम है। किसी भी प्रबंधक की पद से प्राप्त होने वाली सरकारी सत्ता तथा उस व्यक्ति और उस व्यक्तिगत सत्ता के मध्य भेद अवश्य किया जाना चाहिए जो बुद्धिमत्ता, अनुभव, नैतिकता, गुण, नेतृत्व की योग्यता, पिछली सेवाओं आदि से युक्त होती है।
व्यक्तिगत सत्ता सरकारी सत्ता की अनिवार्य पूरक होती है। हेनरी फेल के अनुसार सत्ता के लिए आदेश प्रसारित करने का अधिकार और शक्ति है। एलन भी सत्ता को परिभाषित करते समय अधिकार और शक्ति की बात करते हैं। उनके अनुसार सत्ता प्रत्याशित कार्य को संपन्न करवाना संभव बनाने के लिए शक्ति और अधिकार सौंपना है। अब हम लोग सत्ता के स्रोत के बारे में बात करेंगे। तो सत्ता का स्रोत है, उसका पहला बिंदु है देश का संविधान या विधि। देश का संविधान या कानून किसी व्यक्ति पर व्यक्तियों को निर्णय लेने और अन्य लोगों द्वारा उसके अनुरूप कार्य करवाने की सत्ता प्रदान करते हैं। सत्ता का दूसरा स्रोत है व्यक्ति की स्थिति। संगठन में किसी व्यक्ति की स्थिति या ओहदा बहुत महत्वपूर्ण होता है। सोपानात्मक संगठन में सर्वोच्च पदाधिकारी को उसके उच्च पद के कारण उससे सत्ता प्राप्त होती है। उसके सर्वोच्च अधिकारी का ओहदा अन्य लोगों को उसके आदेश स्वीकार करने को मजबूर करता है। सत्ता का तीसरा स्रोत है अनौपचारिक सत्ता। सत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अनौपचारिक संगठन है। यह सत्ता किसी व्यक्ति को प्रशासनिक संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत विधि या संविधान या व्यक्ति की संगठन में औपचारिक स्थिति के बजाय श्रमिकों के मध्य आपसी मानवीय संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम लोग सत्ता या आज्ञा पालन के आधार पर चर्चा करेंगे। पहला है हमारा इसका सत्ता का आधार क्या है, उसके बारे में लोग 4 आधारों पर चर्चा करेंगे। पहला है विश्वास की सत्ता। संगठन में कुछ अधिकारी व कर्मचारी अपने अतीत के क्रियाकलापों, प्रशासनिक अनुभव, निर्णय का कौशल, तकनीकी ज्ञान के कारण अन्य कर्मचारी में अपने प्रति इतना विश्वास जमा लेते हैं कि वे समस्त कर्मचारी उनके आदर्शों को स्वीकार करने लग जाते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार कोई अधिकारी अपने करिश्मे द्वारा अपने अनुयायियों को इतना चमत्कार कर देते हैं कि वे अनुयायी उसमें अंधविश्वास करने लग जाते हैं। सत्ता का दूसरा आधार है एक रूपता की सत्ता। यदि यह मानव की स्वाभाविक प्रकृति है कि वह ऐसे लोगों की राय, निर्णय, सुझावों आदि को महत्व देता है जो उससे एक रूपता रखते हैं। जो लोग उसके क्लब, संगठन, जाति, धर्म आदि के सदस्य हैं या उनके राजनीतिक विचारों आदि में खाते हैं तो उसमें उस व्यक्ति का विश्वास जागृत हो जाता है। तीसरा है सत्ता का आधार दबावों की सत्ता। प्रशासनिक संगठन में किसी व्यक्ति के निर्णयों, सुझावों और आदेशों की स्वीकारोक्ति के पीछे विभिन्न प्रकार के दबाव भी होते हैं जिनके कारण कर्मचारीगण उन्हें स्वीकार करने को मजबूर हो जाते हैं। ये दबाव सकारात्मक, नकारात्मक दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। किसी आदेश के पालन करने पर पुरस्कार का प्रलोभन और पालन न करने पर दंड व्यय होने का कारण भी व्यक्ति को आदेश पालन कराने को प्रेरित करता है। चौथा है वैधानिकता की सत्ता। प्रत्येक संगठन का अपना कोई विधान, नियम, उपनियम आदि होते हैं। किसी आदेश से चाहे कोई व्यक्ति सहमत न हो, लेकिन यदि उस आदेश को वैधानिक सत्ता प्राप्त है तो वह व्यक्ति उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाता है। अब हम सत्ता की सीमाओं पर चर्चा करने वाले हैं। सत्ता पर प्रमुख नियंत्रण निम्न प्रकार है। पहला है अधीनस्थों की सीमा। कोई आदेश कितना भी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण क्यों न हो, वह सत्ता के रूप में तब तक नहीं माना जाता जब तक कि आदेश जिसे दिया गया है वह उसे स्वीकार्य नहीं। साइमन ने इसे स्वीकृति का क्षेत्र, एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस, और बर्नार्ड ने इसे उपेक्षा का क्षेत्र, जोन ऑफ इंडिफरेंस का नाम दिया है। सत्ता की सीमा का दूसरा बिंदु है परिस्थितियों का प्रभाव। संगठन जिन परिस्थितियों में कार्य कर रहा है उनका प्रत्यक्ष प्रभाव सत्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए एक सैनिक संगठन में कठोरता से अनुशासन और नियमों का पालन किया जाता है। सत्ता की सीमा का तीसरा बिंदु है उच्च अधिकारी के लिए विचार। प्रशासन में उच्च अधिकारी के स्वयं के विचारों और सोचने का तरीकों का प्रभाव भी सत्ता पर पड़ता है। सत्ता की सीमा का तीसरा जो बिंदु है वह है नेतृत्व की सीमाएं। प्रशासन में एक अधिकारी की स्थिति बस चालक जैसी होती है और अधीनस्थों की स्थिति बस के यात्रियों की जैसी होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार बस चालक अपनी सवारियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, ठीक उसी प्रकार श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रशासक के नेतृत्व में भी कुछ या अधिक नियंत्रण रहता है। निष्कर्ष तौर पर यह कहा जा सकता है कि अधिकारियों की सत्ता प्राय असीमित और अनियंत्रित नहीं होती है।